Good morning, class 12th, Political Science, Chapter 4, South Asia and the Contemporary World. In this video, we will discuss the page number 77 to 79 of your notes. This is the second video of this chapter. Here is the page number 77 of your notes. In this video, we will discuss about the military and the democratical form of government and the fluctuation or the transformation from the democracy to the militarical form of government and to the military to the democracy in the Pakistan only. Pakistan made his constitution in the year of 1956. Before 1956, Pakistan was under the British rule from 1947 to 1956. General Ayub Khan, who ruled the nation from 1958 to 1969, became second president of the Pakistan after इस्कंदर मिर्ज़ा. तो फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा रहे और सेकंड आपके पास रहे जनरल अयूब खान. इसके बाद है बेटा पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहा. टुक ओवर व्हेन पीपल of Pakistan were not satisfied with the Ayub Khan's rule, General Yahya Khan took the charge. बेटा जनरल अयूब खान जो हैं वो 1958 से लेकर 1969 तक गवर्न किए. लोगों को उनका रूल सेटिस्फाई नहीं कर पाया, उनकी पॉलिसीज़, उनके गवर्नमेंट का काम करने का तरीका. तो इस चीज़ का एडवांटेज लिया जनरल याहिया खान ने, जिन्होंने 1969 से लेके 1971 तक गवर्नमेंट को संभाला. आफ्टर दिस, ड्यूरिंग द रूल ऑफ याहिया खान, एक मेजर इंसिडेंट है जिसको हम बाद में भी कई बार पढ़ेंगे, बांग्लादेश क्राइसिस. ड्यूरिंग द रूल ऑफ याहिया खान फ्रॉम 1969 to 1971, पाकिस्तान फेस्ड बांग्लादेश क्राइसिस ड्यूरिंग 1971. बेटा ये वाला इंसिडेंट जो है हमने पहले भी डिस्कस किया है कोल्ड वॉर वाले टाइम पीरियड पे, जब हम लोगों ने देखा कि आपके पास बांग्लादेश क्राइसिस आया. बांग्लादेश क्राइसिस बेसिकली है क्या? एक इंडिपेंडेंस का वॉर है जो कि वेस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के टाइम पीरियड पर जो आपका पाकिस्तान है आप उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्सेस ईस्ट पाकिस्तान. ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज के टाइम पीरियड पर आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं. इस पूरे वॉर में या इस पूरे स्ट्रगल के अंदर ये जो वर्सेस वाला या फेस ऑफ वाला सिचुएशन है, आपके पास ईस्ट पाकिस्तान में या ईस्ट पाकिस्तान की जो हेल्प है बेटा इंडिया ने की, और इंडिया को सपोर्ट किया मिलिट्रिकल लेवल पर USSR ने. और ये चीज़ बेटा हमने पहले भी पढ़ी है जब हमारे पास सिचुएशन बना कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर. और आपको याद होगा 1971 के टाइम पीरियड में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई थी 20 ईयर्स के लिए, जिसको हम लोगों ने कई बार पढ़ा है इंडिया और रशिया के रिलेशंस के रिगार्डिंग, इंडिया और USSR के रिलेशंस के रिगार्डिंग. तो ये सब चीज़ें यूज़ की गई बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए. और वेस्ट पाकिस्तान जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान है उसको सपोर्ट किया गया बाय USA. और विनिंग नेशन बेटा ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया और USSR रहे. पर एक चीज़ याद रखना कि ये कोल्ड वॉर से अलाइंसेस से रिलेटेड नहीं है, और ना तो यहाँ पर USA ने और ना ही USSR ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया है. यहाँ पर सिर्फ आर्म्स का या वेपन्स की हेल्प से या फिर
फाइनेंशियल हेल्प में या डिप्लोमेटिक तरीके से आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है, पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यहाँ पर नहीं आया है, ना तो यूएसए का ना ही यूएसएसआर का। तो याहिया खान का नाम आप याद रखेंगे, बांग्लादेश क्राइसिस का मतलब आप याद रखेंगे, ये हम बाद में भी पढ़ेंगे बेटा एक बार और। अब बेटा हम लोग है ना एक पूरा एक टाइमलाइन देखेंगे पाकिस्तान के रिगार्डिंग, उसके अंदर मिलिट्रिकल डोमिनेंस कैसे चला, किस किस का रूल रहा, डेमोक्रेसी किस किस के थ्रू रूल रही, तो ये सब चीज़ें हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। हमारे पास जब बेटा हम लोग फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करते हैं पाकिस्तान के, तो इसके अंदर मिर्ज़ा का नाम हमारे पास आता है, ठीक है। हम यहाँ पर टाइमलाइन में सेकंड प्रेसिडेंट के साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा रूल या ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड मिर्ज़ा ने नहीं निकाला, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट 1956 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ तो उससे लेके 1958 तक का टाइम पीरियड इन्होंने निकाला। तो आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं और इस तरफ एज अ फर्स्ट पॉइंट आप इसे ऐड कर सकते हैं। सेकंड प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान 1958 टू 1969। इसके बाद याहिया खान ने मिलिट्रिकल डोमिनेंस संभाला, या फिर आप ये कह सकते हो कि लोग सेटिस्फाई नहीं हुए उनकी पॉलिसी से, तो मिलिट्री को पावर मिल गया या स्पेस मिल गया सारा सिचुएशन अपने अंडर कंट्रोल करने का, तो उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में लिया 1969 से लेकर 1971 तक। अगेन डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एज अ प्रेसिडेंट रूल करते हैं 1971 से लेकर 73 तक, और उसके बाद 1973 से लेकर 1977 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर रूल करते हैं। इसके बाद है ज़िया उल हक 1977 से लेकर 1982 तक, अगेन मिलिट्री रूल आया है। यहाँ पर एक टाइम पीरियड है बेटा इस तरफ, ये पूरा ये जो ब्रैकेट में है ये एक वो टाइम पीरियड है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी ने लास्ट किया है, डेमोक्रेसी मेंटेन रही है ऑलमोस्ट 10 से 11 साल तक, 1988 से लेकर 1999 तक का टाइम पीरियड उन्होंने संभाला है। तो वी विल बी एबल टू सी द डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो अगेन, फिर उसके बाद आपके पास नवाज़ शरीफ दोबारा आते हैं। तो आप प्लीज़ इनका टाइम पीरियड याद कर लें, आपको सिचुएशंस या पॉलिटिक्स को समझने में इससे हेल्प मिलेगी। देन बेटा नवाज़ शरीफ के बाद 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो गवर्नमेंट संभाल रहे हैं 1999 से लेकर 2001 तक। और परवेज़ मुशर्रफ क्या करते हैं कि खुद वो एक मिलिट्री के जनरल हैं, इलेक्शंस करवा देते हैं पाकिस्तान में, और इलेक्शंस भी कुछ इस तरीके से करवाए जाते हैं ताकि दुनिया की नज़रों में यह आ जाए कि हम तो एक डेमोक्रेसी चला रहे हैं और उस इलेक्शन के थ्रू मुझे इलेक्ट किया गया है और मैं उस इलेक्शन को कंटेस्ट किए हैं और हम लोग उसके बाद जीते हैं। तो ऐसा कुछ सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है, और इलेक्शंस कराए और अपने आप को ही एज ए इलेक्टेड प्रेसिडेंट की तरह दुनिया के सामने लेकर आए, गवर्नमेंट के सामने लेकर आए, पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की उसके सामने प्रेजेंट किया। तो 2001 के अंदर अपने आप को एक तरीके से इलेक्टेड प्रेसिडेंट की फॉर्म में सामने प्रेजेंट किया है उन्होंने। ये सब चीज़ें 2008 तक चली। इसके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स आए पाकिस्तान में ही 2008 से लेकर 2012 तक, और अभी तक भी एक लंबे समय से एक डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में रूल कर रही है। और जो रज़ा गिलानी है वो एज अ लीडर और एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। इसके बाद बेटा हम लोग है ना कुछ फैक्टर्स ऐसे पढ़ने वाले हैं जो कि हमें उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, अराउंड 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, अभी हम उनको देखते हैं। तो हेयर इज़ द 5th पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में कई बार आता है, 4 मार्क के क्वेश्चन में, 6 मार्क के क्वेश्चन में। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान
फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी, यानी कि पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ पर एक स्टेबल डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मेंटेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फर्स्ट है बेटा द सोशल डोमिनेंस, यानी कि पाकिस्तान के जो सोसाइटियल स्ट्रक्चर है या फिर जो वहाँ पर इंटरनली वर्क करते हैं, जैसे कि वहाँ पर मिलिट्री है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स क्लर्की हैं, लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी है, ठीक है, या फिर ये सभी इतने ज़्यादा अपने आप को पावरफुल मान के चलते हैं और कई सिचुएशंस में इतने पावरफुल हैं भी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी वहाँ से ओवरथ्रो या फिर हटा दिया जाता है और मिलिट्रिकल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने में वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके बाद है द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट। अब पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट नेशन है, तो ज़्यादातर नेशन उसके इंटरनल अफेयर्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं देते, तो और ऐसा कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे पास, या हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं आता, ना ही यूएनओ का, ना ही किसी और नेशन का, जब तक वो विलिंगनेस नहीं आती। तो एक लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट है टू मेंटेन अ स्टेबल डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, और जो कि एनकरेज करता है, ऐसा सपोर्ट ना मिलना एनकरेज करता है मिलिट्री को कि वो अपना डोमिनेंस मेंटेन करके रख सकते हैं। आफ्टर दिस Pakistan's conflict with India has made the pro-military groups more powerful. These groups have often said that political parties and democracy in Pakistan are flawed and Pakistan's security would be harmed by selfish minded parties and democracy। तो लोगों को एक अजम्पशंस मेंटेन करवा दी गई हैं पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन में कि अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी रहेगी या फिर यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रूल करे या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम करे, तो प्रॉब्लम क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे, और अगर इंडिया की तरफ से कभी भी कोई अटैक होगा तो दे विल नॉट वर्क फॉर the security and the safety of Pakistan. They will be more concerned for their political parties and their government, या फिर उनका जो रूलिंग सिचुएशन रहेगा उसमें वो ज़्यादा कंसर्न रहेंगे, ना ही इंडिया से पाकिस्तान को बचाने में। तो ये एक चीज़ है ना, माइंडसेट रेडी कर दिया है, तो लोग भी मिलिट्री को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। लास्ट जो पॉइंट है बेटा हमें वो ये कहता है दैट की the United States and the other Western countries have also encouraged the military's authoritarian rule for their own reasons, such as fear of global Islamic terrorism, apprehension of falling of Pakistan's nuclear weapon into the hands of the terrorist groups. Thus, they see military regime as protector of their interest in the West Asia and the South Asia। तो यहाँ पर बेटा यूनाइटेड स्टेट्स और अलग या अमेरिका है या जो बाकी स्टेट्स हैं उनको क्या लगता है कि जो डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में सेटअप होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है इसी वजह से वहाँ पर मिलिट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और अगर मिलिट्रिकल डोमिनेंस वहाँ पर नहीं मेंटेन रहेगा तो जो टेररिस्ट ग्रुप्स, इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स जो काम करते हैं पाकिस्तान में या फिर आईएसआई के हैं या किसी और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, अलकायदा वगैरह से, तो वो सब नेशंस क्या करेंगे या वो सब इंस्टीट्यूशंस मिलकर क्या करेंगे, हो सकता है कि वो अपना टेररिज्म और ज़्यादा वाइड स्प्रेड करें क्योंकि उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ठीक से या फिर गवर्नमेंट स्ट्रांग होकर काम नहीं कर रही है, या फिर ये भी देखने को मिल सकता है कि इन फ्यूचर और इन कमिंग फ्यूचर जो न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान की, वो न्यूक्लियर पावर इन टेररिस्ट ग्रुप्स के पास चली जाएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या गवर्नमेंट अगर उनको नहीं मेंटेन कर पाती है तो लॉस किसका है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल सेफ्टी का है। इसी सब चीज़ों के चलते इंटरनेशनल लेवल पर भी यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्ट एशिया या जो एशियन नेशंस है उनको भी ये लगता है कि डेमोक्रेसी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है पाकिस्तान में, मिलिट्री एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और मिलिट्री के रहने से क्या होगा, आपका इस्लामिक टेररिज्म मेंटेन रहेगा क्योंकि मिलिट्री उसे कंट्रोल करके रखेगी या मिलिट्री उससे ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं होने देगी,
और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, वो इन टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में नहीं लगेंगे। तो बेटा इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है दैट कि पाकिस्तान इंटरनल लेवल पर पॉलिटिकली भी, मिलिट्रिकली भी, या इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या न्यूक्लियर वेपन्स के एडवांसमेंट के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जो कि उसके इकोनॉमिकल, उसके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। In next video, we will study about democracy in Bangladesh.